Hello defense aspirants and my dear friends. My name is Rohit Kumar Singh and recently I have been recommended from 4A FSB Varanasi for NDA 144 course of July batch of 2020 for flying branch. तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी SSB टिप्स और NDA के रिटर्न की कुछ टिप्स शेयर करूंगा और मैंने मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं NDA रिटर्न से। रिटर्न की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मैंने प्रिपरेशन में बेसिक फोकस जो किया था वो मैंने बेस पे किया था। बेस जो हमारा होता है NDA रिटर्न के लिए, उसके लिए मैथ्स के लिए मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आप फोकस करें NCERT पर। NCERT मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि NCERT से ही 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NDA के रिटर्न एग्जामिनेशन में। आप किसी भी एग्जामिनेशन की किसी भी ईयर की एग्जामिनेशन की बुक उठा के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को उठा के आप देख सकते हैं, आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा। दूसरी बात, NCERT इसलिए मस्ट है मेरी तरफ से क्योंकि NCERT जो आपको बेस प्रोवाइड करती है उसके बेसिस पे आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और आपकी फर्दर जो प्रिपरेशन होती है मैथ्स के लिए ईजी हो जाती है। सेकंड में मैं बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना चालू करें क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके लिए एक रामबाण की तरह है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करीब 30 या 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हर साल रिपीटेड होते हैं। लिटिल बिट चेंज ऑफ सम डिजिट्स एंड सम नंबर्स, ऐसा ही होता है हर साल। ये मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली है और मैं भी आप सभी को इसी चीज़ के लिए कहूँगा। थर्ड पे अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने एकेडमी में मैंने प्रिपेयर किया था मैथ्स के लिए। यहाँ पे मुझे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती थी सर के द्वारा, यहाँ पे एकेडमी में मैथ्स के टीचर्स के द्वारा, और मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिली क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कैलकुलस वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आसान होता है, उसके क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे बैठ के सीखी और मैं भी आपको बोलूँगा कि अगर आप और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप डिफेंस गुरु की साइट पर भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें जो मैटर मिलता है वो क्रिस्प मिलता है और एकदम शॉर्ट में मिलता है, टू द पॉइंट होता है और हमेशा अपडेट होता रहता है ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ। NDA की रिटर्न की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और ईजी हो जाती है। सेकंड पार्ट की मैं बात करूंगा GAT के बारे में। GAT में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करें क्योंकि इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो 50 क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 क्वेश्चंस वो 4 मार्क्स के आपको मिला के टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं और इधर मैथ्स का आपका 300 मार्क्स टोटल 500 मार्क्स हो जाता है। तो आप इतना ही अगर कर लेंगे अच्छे से तो आपकी NDA की रिटर्न आप क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। इंग्लिश को मैं इसलिए और बोलूँगा, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं बताऊँगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जो वर्ड्स आते हैं, जो वोकैबुलरी का सेक्शन होता है उसको कैसे क्रैक करें, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए मैं बताऊँगा कि आप जो लास्ट ईयर के जो आपको वर्ड्स होते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको जो वर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो किसी ऑप्शन में हो या फिर किसी क्वेश्चन में जो वर्ड हो, उन सभी वर्ड्स का एक बुकलेट बनाइए। आपके पास 300-400 वर्ड्स की बुकलेट बन जाएगी आपके पर्सनल। आप उन वर्ड्स के एकदम, मैं कहना चाहूँगा कि आप उन वर्ड्स को एकदम रट डालिए। लास्ट 5 ईयर्स के भी आप अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है और आप देखेंगे कि जब आप नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उन्हीं वर्ड्स में से ही रिपीटेड वर्ड्स करीब 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होता है। और बाकी इंग्लिश जो आती है NDA में वो थोड़ी आसान होती है क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता हूँ क्योंकि बाकी जो आपका जो फ्रेजल पैसेज होता है, पैसेज वगैरह और बाकी एरर करेक्शन, वो सब चीज़ें आप तो कर सकते हैं। और उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप डिफेंस गुरु की साइट पे जाइए। डिफेंस गुरु की साइट पे भी आपको जो इंग्लिश का जो पैनल है, जो वहाँ पे इंग्लिश का जो आपको जो वो मटेरियल मिलेगा वो काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ पे। मैंने भी वहीं से स्टडी किया था और मैंने भी वहीं से प्रिपेयर किया था। थर्ड पार्ट पे आते हैं GAT का जो सेकंड पार्ट है हमारा, बाकी के जो 100 क्वेश्चन बचे। बाकी के 100 क्वेश्चन में आप बेसिक फोकस करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा आप एक तो आपने उन सभी चीज़ों को पढ़ रखा है अपनी 11th और 12th में, 9th 10th में, और 9th 10th 11th 12th की ही चीज़ें हमेशा NDA में पूछी जाती हैं और काफ़ी आसान होता है ये सारा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जितने हो सके उतना आप पढ़िए उसको। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस मिला के आपको करीब 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि 40 आपने 50 में से 40 करीब आप अगर इंग्लिश में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी जो 50 क्वेश्चंस बचे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, इसमें से अगर आप 30 भी करते हैं तो टोटल 50
वो 40 + 30 70 क्वेश्चन आपके इसमें ये हो जाएंगे और आपका लगभग आपका ये GAT वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग जुट जाते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पीछे भागते हैं। मैं बोलूँगा कि आप उसके पीछे एकदम लास्ट में जाइए, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है रिटन में, वो ये चल रहा है कि जो SSB जो रिटन में जो हिस्ट्री के और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, वो पहले तो सिर्फ नेशन वाइड ही आते थे। अब जो आता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछने लगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप कितना पढ़ेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में? वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी बड़ी है, तो बहुत ही आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। पॉलिटी में कहूँगा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी जो आती है वो इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड जो मैं बोलना चाहूँगा वो आप उस पर आप फोकस करिए जो अपने करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको सिर्फ रिटन में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके SSB में भी वो मदद करेगा। करंट अफेयर्स में अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का भी पढ़ लेते हैं, और ऐसा नहीं पढ़ना है कि करंट अफेयर में जो जैसी नेशनल न्यूज़ आ गई, लोकल न्यूज़ आ गई, वो सारी चीज़ें पढ़नी नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी हुई, कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सभी चीज़ों को पढ़िए। उनमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो करंट अफेयर्स के हैं, और आप इजीली उसको कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ अपनी SSB टिप्स की और SSB एक्सपीरियंस की, कैसे मैंने प्रिपेयर किया SSB के लिए। SSB में सबसे बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको 5 डेज़ के SSB में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो करना है वो आपको एक्टिव रहना है और फुल कंसंट्रेशन से आपको SSB देनी है। क्योंकि आप जितना कंसंट्रेट रहेंगे और जितनी ज़्यादा चीज़ें उस टाइम वहाँ पे ग्रैस्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही है ऑल ओवर द SSB, आपको अटेंटिव रहना है। सबसे पहले बात करूँगा स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो जो मैं सोचता हूँ वो है आपका नरेशन वाला और आपका ग्रुप डिस्कशन का पार्ट, दैट इज़ PPDT। OIR तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। OIR के लिए मैंने प्रिपेयर किया था एकेडमी से, मुझे जो बुकलेट्स मिलती थी मैंने बस उतना ही पढ़ा था और मेरा OIR काफ़ी अच्छा गया था। तो OIR के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप इतना ही करिए OIR। उसके बाद PPDT के लिए मैं बोलूँगा आप स्क्रीनिंग का जो पार्ट है उसको काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्क्रीनिंग नहीं हुए तो आप बाकी का SSB का प्रोसेस नहीं दे पाएंगे। स्क्रीनिंग के लिए जो बेसिक है वो है आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और जब आपका नरेशन हो उस समय आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नरेशन अगर आपने बढ़िया कर लिया तो आप 80% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप स्क्रीनिंग हो जाओगे। सेकंड जो है स्क्रीनिंग में, जब आप स्टोरी बनाते हो तो आपको जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें स्टोरी बनाते वक्त आप जो सबसे ईजी वे है स्टोरी बनाने का वो ये है कि आप उसमें खुद को देखो अपने सेंट्रल कैरेक्टर में, और आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई घटना को या फिर किसी इंसिडेंट को आप एक स्टोरी में आप उस चीज़ को स्टोरी में बनाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टोरी आपकी एक तो रियल लाइफ होगी और खुद से रिलेटेड होगी, तो इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जब नरेशन करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी नरेशन में। नरेट करते टाइम भी आपको हेल्पफुल होगा ये। और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन में आपको 1 या 2 बार भी अगर आप इन्वॉल्व होते हो और अपने पॉइंट्स बोल देते हो तो उतने में ही आप स्क्रीनिंग हो जाओगे। सेकेंड पार्ट है SSB का, वो है साइकोलॉजी के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, और मैंने जो बेसिक प्रिपरेशन अपनी की थी वो मैंने एकेडमी में रह की थी, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें मैंने सीखी वो मैंने एकेडमी में ही सीखी। और थैंक्स टू हमारे जो सर हैं शिशिर दीक्षित सर, उन्होंने वो ही हमें साइकोलॉजी पढ़ाया करते थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल की साइकोलॉजी मुझे पढ़ाई है। साइकोलॉजी में मैं बताना चाहूँगा आपके पास जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव माइंड, और आपको एकदम एक्टिव रहना है, क्योंकि साइकोलॉजी में जब आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ दी जाती है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, WAT हो, TAT हो, SRT हो, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और आप थक जाते हो। उसके बाद लोग अक्सर साइकोलॉजी के टेस्ट में गलतियाँ करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दे गए तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी जाएगी। साइकोलॉजी में सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करनी है, ना ही कुछ ऐसा करना है जिससे आप हाईलाइट हो। आपको कभी सुपरमैन नहीं बनना है साइकोलॉजी के किसी भी टेस्ट में। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और जितना हो सके उतनी आपको अपनी स्टोरीज़, TAT की स्टोरीज़ और WAT के वर्ड्स के सेंटेंसेस SRT में जो आप करते हैं उनमें आपको एकदम नेचुरल रहना है। आपको जो ओरिजिनल पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप दीजिए, आपकी ज़रूर साइकोलॉजी अच्छी जाएगी। थर्ड पार्ट है GTO।
GTO में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि GTO में आप सेल्फ नहीं, आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना होता है। GTO के फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो ग्रुप डिस्कशन से बात करूँ तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो प्रिपरेशन का जो तरीका है, बेस्ट प्रिपरेशन का ये तरीका है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठिए। आप ऐसी जगह पे बैठिए कि जहाँ पे एक साथ आप डिस्कशन करें, और आपको अभी हैबिट बनानी पड़ेगी। SSB का सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आपको उस माहौल में रहना ज़रूरी है। अगर आप उस माहौल में पहले से ही रहते हो, अगर आपको SSB वाला माहौल मिलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंटरेक्ट करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, लेक्चरेट करिए, सारी चीज़ें करिए। अगर आप उस माहौल में रहते हो ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा SSB को क्रैक करना, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे और आप उस माहौल में रह चुके होंगे। उसका दूसरा ये फ़ायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप SSB में अच्छा परफॉर्म करोगे और कभी हिचकिचाओगे नहीं और किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटोगे। तो GTO के पार्ट के लिए जो बेस्ट थिंग है, जो बेस्ट प्रिपरेशन की टिप्स, जो ट्रिक है वो यही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होइए, ग्रुप डिस्कशन में अपनी बातों को रखना सीखिए, दूसरों को कन्विंस करना सीखिए। और तो और आपको जब आप GT वगैरह कर रहे हो तो आपको बोलना तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आपको टू द पॉइंट बोलना है, और आप 3 या 4 बार ऐसे पॉइंट्स बोलिए, ऐसे ज़बरदस्त पॉइंट्स बोलिए कि सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाए। आपको ऐसे पॉइंट्स अगर आप 3 या 4 बार वैलिड पॉइंट्स जिसे बोलते हैं, किसी को आप काउंटर भी कर रहे हो GD में, तो आपको ऐसे काउंटर करना है कि हाँ मेरे पॉइंट्स काफ़ी वैलिड हैं, तभी आप बोलिए। 3 या 4 बार भी आप बोलोगे तो आपकी GD में परफॉर्मेंस अच्छी ही मानी जाएगी। लेक्चरेट की बात करूँ तो लेक्चरेट में भी आप यही करिए। आप घर पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। आप मिरर प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे तो देखेंगे आपको अपने अंदर से चेंज आएगा। और SSB की प्रिपरेशन में जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि आपको वहाँ पे खुद को प्रोजेक्ट करना है। आपको ना ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा शो ऑफ करने की वहाँ ज़रूरत है। SSB के बारे में जो मेरी जो राय है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। लेक्चरेट के बाद हम बताएंगे कि PGT या फिर SGT में, इन सब में आपको ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास उस समय आइडियाज़ नहीं आते हैं कि हम करें क्या। फिर तो कुछ लोग कहते हैं पट्टा बल्ली उठा के चल देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम परफॉर्मेंस करेंगे, जितना ज़्यादा हम लेके कूदेंगे ग्राउंड में तो हम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ भी नहीं आ रहे, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तब भी जब सामने वाला आपके ग्रुप का कोई कुछ परफॉर्मेंस कर रहा हो तो आप पीछे से आइडियाज़ दे सकते हो। भले ही आपके हाथ में पट्टा बल्ली ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे से आइडियाज़ देना चालू करो। मैंने भी यही किया था। इससे ये होगा कि आप SSR को ये दिखा पाओगे कि आप अटेंटिव हो और आपके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपको IO में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। IO में आप 6-7 भी करते हो। IO के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लाइन बाय लाइन करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि पहले 1 नंबर का किया, फिर उधर दौड़ के गया, दूसरा नंबर का गया, फिर उधर दौड़ के गया, तीसरा नंबर का गया। आप लाइन बाय लाइन करिए, आप सीरियल वाइज करिए। ये मैं हमेशा से रिकमेंड करूँगा। GTO के बाद मैं बात करता हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं काफ़ी घबराता था। मैं बोल नहीं पाता था इंटरव्यू में, जब सामने से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पैर काँप रहे हों, मेरे मुँह से शब्द नहीं निकलते थे। इंग्लिश तो मैं बोल ही नहीं पाता था। तो SSB इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया, मैंने एकेडमी प्रिपेयर किया। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो वीकली या फिर मंथली हमारे इंटरव्यू शेड्यूल होते थे शिशिर सर से और किसी SSB एक्सपर्ट से। और हमारे इंटरव्यू शेड्यूल होते थे क्वार्टर लीडर नसरीन फातिमा मैम से। वो हमारा इंटरव्यू लेती थी, वो हमारा सेल्फ असेसमेंट करती थी और इंटरव्यू के बाद हमें वो बताती थी कि हमने क्या गलती की है और हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं और हमको किन बातों को नहीं बोलना है, किन बातों को बोलना है। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एकेडमी का। उन्होंने मेरी इतनी मदद की, मेरी इतनी हेल्प की। और इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो मैंने जो किया था इंटरव्यू में कि वो मैं कॉन्फिडेंट रहा। मेरे पास नॉलेज उतनी नहीं थी और ऐसा बहुत सारी टाइम हुआ था मेरे इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि नेशनल न्यूज़, तो मैंने एक ही बताई थी CA। उन्होंने पूछा और नेशनल न्यूज़, मुझे उस टाइम न्यूज़ के बारे में भी नई जानकारी थी। लेकिन मैंने जितना भी परफॉर्मेंस दिया था इंटरव्यू में, मैंने कॉन्फिडेंट दिया था। आपको अगर इंटरव्यू में अगर आपने कोई बात बोली है, एक तो आप हमेशा सच बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो उतना आप फंसते जाओगे, इंटरव्यूअर आपको और फंसाता जाएगा।
तो आप प्रिपेयर करिए घर पे, लेकिन आप ऐसा प्रिपेयर करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो आप दें वो सच बोलें। और बोलना है ऐसा है कि शॉर्ट ही बोलना है, मैं बोलूँगा कि आप छोटे आंसर दें, लेकिन बोलना ऐसा है कि आपका इम्पैक्ट पड़े। ऐसा आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो 90% आपके PIQ से पूछ जाते हैं। तो आप अपना PIQ जब आप फिलअप करें, मैं बोलूँगा अभी से आप PIQ अपना तैयार करें और उनके सारे क्वेश्चंस जो हैं PIQ के वो आप सारे के सारे प्रिपेयर करें। PIQ से आपको कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप PIQ में आपके जो स्टडी वाला पार्ट होता है उसमें इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपने स्टडी कहाँ से स्टार्ट की, क्या डिफिकल्टी फेस की, आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपने इतने मार्क्स कैसे लाए, आपका मार्क्स इससे परसेंटेज आपका अचानक से घट कैसे गया। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। PIQ के PIQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे हमेशा ही पूछा जाएगा। और अगर आप PIQ अपना बढ़िया कर ले गए, PIQ वाला आप अपना पार्ट अच्छा कर ले गए, तो ज़रूर आप इंटरव्यू में आप अच्छा कर लेंगे। कि बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी वो डिफेंस सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस सर्विस में जा रहे हो उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, या फिर आपको अदर सर्विस के बारे में पूछा जाता है। और फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में। उसके बाद फिर आपका ये एकेडमिक वाला पार्ट पूछा जाता है। एकेडमिक वाला पार्ट भी आप आसानी से आंसर दे दोगे क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं। और यही रहा इंटरव्यू की मेरी तरफ से जो टिप्स हैं। और बात करूँगा कॉन्फिडेंस राउंड की। कॉन्फ्रेंस राउंड में जैसे मुझे 15 मिनट वेट करना पड़ा था, उस टाइम मैंने देखा था मेरे ग्रुप के कुछ जिनको भी वेट करना पड़ा था। तो आपको नर्वस नहीं होना इस टाइम, क्योंकि कॉन्फ्रेंस राउंड में ऐसा अक्सर होता है कि जब आप जाते हो अंदर तो आपको कई सारे ऑफिसर्स पहले से देखते हैं। इतने सारे ऑफिसर्स देख के हम लोग डर जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस 1 या आधा मैक्सिमम तो 1 मिनट तक की होती है लगभग सब लोगों की कॉन्फ्रेंस में आपको एकदम अटेंटिव रहना है। कॉन्फ्रेंस में आपको सिर्फ ना ही आपको इंटरव्यूअर देख रहा होता है, सिर्फ ना ही आपको CTO, ना ही सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, आपको सारे एक बार में देख रहे होते हैं। उस टाइम आपको गलत नहीं करना है। अगर आप अच्छे आंसर्स नहीं दे पा रहे हो तो आप एकदम नॉर्मल आंसर दीजिए, ऐसे आंसर दीजिए कि आपको कोई नेगेटिविटी ना दिखाई। आप ऐसा कर सकते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस राउंड में। फिर एंड अप यही थी मेरी स्ट्रेटजी। मैंने कैसे SSB की प्रिपरेशन की, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। और मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया, जो मेरी स्टोरी थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ज़्यादातर मैंने कोचिंग में ही अपने प्रिपेयर किया। मैंने अपनी एकेडमी में प्रिपेयर किया और मैं यहीं से बुकलेट्स लेता था, यहीं से रिटर्न की तैयारी करता था। और डिफेंस गुरु के साइट पे मैं एक्सेस करता था, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल मिलता था। और एकेडमी में मैंने अपनी SSB की पूरी प्रिपरेशन की, क्योंकि SSB के लिए बेसिकली जो मैं सोचता हूँ उस माहौल में रहना आपको ज़रूरी है। वो माहौल मुझे यहाँ मिला थैंक्स टू एकेडमी। और इतना ही था मेरी तरफ से टिप्स फॉर रिटर्न एंड SSB। थैंक यू वेरी मच।